नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त महासंग्राम में स्वागत है आपका। चुनावी राज्यों में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, चुनावी मंच सज रहा है और सीएम योगी हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बाद सीएम योगी ने मध्य प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इतिहास के पन्ने भी खोलकर सामने रख दिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सीएम योगी ने गांधी परिवार को मंदिर वाली चुनौती दी है। चुनावी राज्यों में योगी फुल ऑन डिमांड में हैं। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं, राम मंदिर के विरोधियों को ललकार रहे हैं और कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। साथ ही संदेश दे रहे हैं, जिस इतिहास को कांग्रेस ने भुलाने की कोशिश की उसे बीजेपी ने अपना मुद्दा बनाया और जो कांग्रेस दशकों में नहीं कर सकी उसे बीजेपी ने सरकार बनने के तुरंत बाद ही कर दिखाया। जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर करारा हमला, तो अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने बिना राग लपेट के जनता से सवाल पूछा, क्या अयोध्या में राम मंदिर का काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर निर्माण होते देखना चाहती थी? वो तो राम भक्तों ने कहा, गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी सीएम योगी ने चुनावी राज्यों में हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर सनातन धर्म का अपमान करने वालों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को लिया है और कांग्रेस को एक्सीडेंटल और समस्या की उपाधि दे डाली। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस तो अकबर को महान मानती थी, लेकिन हमारे लिए महाराणा प्रताप महान थे और हमेशा रहेंगे। इस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। ये कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। चुनावी मंच चाहे जो भी हो, सीएम योगी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है और चुनावी राज्यों में राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के जरिए जन जन तक हिंदुत्व का संदेश देना है, जिससे भगवा माहौल कायम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी और बिहार के क्षेत्रीय दलों का जातीय जनगणना वाला मुद्दा हाईजैक हो चुका है। कांग्रेस चुनावी राज्यों में जातीय जनगणना की बात कर रही है, जो अब कांग्रेस के सहयोगी दलों को ही हजम नहीं हो रहा और इसी वजह से अखिलेश यादव के साथ ही अब मायावती ने जनगणना पर कांग्रेस को घेरा है। तो वहीं बीजेपी भी हमलावर है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट।
जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस अब अपने सहयोगियों के निशाने पर आ चुकी है। जाति के नाम पर सत्ता का सपना देखने वाली कांग्रेस बीजेपी के भी निशाने पर है और मायावती के निशाने पर भी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस जनगणना वाले दांव पर तनाव में आ चुकी है। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देश की सियासत में जनगणना का जिन्न तब बाहर आया जब बिहार में नीतीश कुमार ने जनगणना सर्वे को सार्वजनिक कर दिया और उस सर्वे में मुस्लिम यादव को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया, जैसा कि बीजेपी अब भी आरोप लगा रही है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इंडी एलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा। समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। अब जातीय जनगणना पर कांग्रेस की सक्रियता उसके ही सहयोगी क्षेत्रीय दलों को असहज कर रही है। उन्हें इस मुद्दे को हाईजैक होने की चिंता भी सताने लगी है। तभी तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को जनगणना के मुद्दे पर घेर लिया। ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ बनने वाला इंडिया गठबंधन वक्त से पहले ही बिखर जाएगा। जिस तरह से जातीय जनगणना समेत मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगातार तेजी दिखा रहे हैं, उससे बात साफ हो गई है कि म्यान में रखी हुई तलवार अब बाहर आ चुकी है। अखिलेश यादव 5 दिवसीय विधानसभा चुनाव के दौरे पर हैं और लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। यानी जो काम बीजेपी को करना था वो काम कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कर दिया है। हालांकि इसके पीछे के मायने भी काफी दिलचस्प हैं। यूपी बिहार के क्षेत्रीय दल जातीय राजनीति से उभरे। कोर वोट बैंक के साथ नई पूंजी जोड़ने के लिए उनके पास जाति गोलबंदी का ही रास्ता है। दोनों ही राज्यों में 50% से अधिक ओबीसी वोट होने का दावा किया जाता है। बीजेपी पहले से ही इनमें मजबूत घुसपैठ कर चुकी है। कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर ओबीसी दलित वोटों को पाले में करने के लिए आस लगाए है। यानी 2024 का चुनाव सत्ता का चुनाव है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय दल है। ऐसे में इस मुद्दे पर उसकी मुखरता क्षेत्रीय दलों से कहीं अधिक असरदार हो सकती है। ऐसे में वोटों के बंटवारे का खतरा और बढ़ेगा। इसीलिए भी समाजवादी पार्टी सहित दूसरे दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी जातीय जनगणना के साथ पिछड़ों के हक में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए पुराने पन्ने खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंडी गठबंधन का हर दल एक दूसरे को आंखें दिखा रहा है, एक दूसरे को काटने की कोशिश में जुटा है। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम अब बदल जाएगा। अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। नए नाम के प्रस्ताव पर अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड ने मुहर लगा दी है। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की बैठक में बीजेपी पार्षद संजय पंडित ने अलीगढ़ का नाम बदले जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में उन्होंने इस जिले का नाम हरिहरगढ़ रखने की मांग की। बैठक में प्रस्ताव आते ही विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के नाम में बदलाव वाले एजेंडे को लेकर जमकर बवाल हुआ। हालांकि बीजेपी पार्षदों के बहुमत वाली नगर निगम बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब नगर निगम बोर्ड से प्रस्ताव पास होकर सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही अलीगढ़ शहर और जिला नए नाम से जाना जाएगा।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रस्ताव को पास किए जाने को लेकर अब राजनीतिक चर्चा भी गरमाने की उम्मीद है। इधर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से ट्रायल शुरू हुआ है। विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुए सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में लगभग 1 घंटे सुनवाई चली। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराई। आपको बता दें, हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया। साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई। अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विश्व शंकर जैन ने बहस की। आपको बता दें, मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। विष्णु शंकर जैन ने बहस की है, जो ज्ञानवापी के मसले में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनवाई अभी कोर्ट में जारी रहेगी। और सारे 16 मामलों पे आज सुनवाई हुई। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो शाही ईदगाह मस्जिद के वकील थे और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील थे, वो सब अपीयर हो चुके हैं। और आज हमने कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की है ऑर्डर 26 रूल 9 में, और ये मांग की है कि वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराया जाए, जिस पे आज अदर साइड ने, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन भी व्यक्त किया है। और कोर्ट ने दोनों पक्षों को 1 घंटे के सुनने के बाद अभी कोर्ट अपना ऑर्डर उसमें पारित करेगी। यही की गई है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 12 अक्टूबर 1968 का, वो कॉम्प्रोमाइज़ इलीगल है। और साथ ही साथ ये पूरी जो ज़मीन है 13.37 एकर्स ऑफ लैंड, वो भगवान कृष्ण में विराजमान है, उनमें वेस्ट करती है और ये उनको दी जाए। और बिहार से बड़ी खबर, जो कि राजनीति को भी प्रभावित करने वाली खबर है, पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। आज उन्होंने सदन में कहा कि आरक्षण का दायरा 75% करने का प्रस्ताव है। 50 से बढ़ाकर आरक्षण का दायरा 75% करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। ईडब्ल्यूएस के 10% को भी इसमें मिलाया गया है। 75% कुल आरक्षण, यानी कि 100 में 75 लोग अब आरक्षित होंगे। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें 50% मैक्सिमम आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा, जिसमें 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी रखा गया है। अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे। और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हम लोग ये सारी रिपोर्ट, आज यहां मीटिंग हो रही है और विधान परिषद में भी हो जाएगा, उसके बाद सब हम लोग केंद्र सरकार को भी ये सारी बातों को भेज देंगे कि आप लोग भाई आगे और जो करना है करिए। अब हम लोग तो यहां पर कर चुके हैं, इसलिए यहां के सुधार के लिए हम लोगों की हैसियत है, उसको करेंगे। लेकिन साथ साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि बहुत उत्थान होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और केंद्र के लोग अगर बिहार को, सुनो ना, अरे यार, तो गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है नीतीश कुमार ने। इधर दिल्ली में हवा बेहद प्रदूषित है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर से संपर्क साधा है। कानपुर आईआईटी के प्रोजेक्ट क्लाउड सीडिंग की मदद से
कृत्रिम बारिश कराकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के बीच कृत्रिम बारिश कराने को लेकर बातचीत हुई है। जल्द ही प्रस्ताव मिलने पर आगे की प्रक्रिया भी शुरू होगी। IIT ने क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश की टेक्नोलॉजी विकसित की है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार कोशिश में है कि अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस तरह से बारिश करवाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से तो प्रदूषण पर कुछ कंट्रोल हो सकेगा। और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। दिल्ली समेत NCR में पॉल्यूशन लेवल हाई है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी इस पर वर्कशॉप भी कर रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से संपर्क स्थापित किया क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर IIT कानपुर काम कर रहा था, कृत्रिम बारिश के माध्यम से रेन कराई जाएगी जिससे इस पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सकेगा। अब IIT के इस वर्कशॉप या IIT की इस क्रिएशन कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने जा रही है, मगर इंतजार है एविएशन डिपार्टमेंट की हरी झंडी का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, कई शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक वायु प्रदूषण से कैंसर भी हो सकता है। स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रदूषण का बुरा असर पड़ता है। अभी तो ये स्टडीज में पाया गया है कि 29% लंग कैंसर की डेथ्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है और इससे स्ट्रोक भी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस्चेमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को कम हो जाती है, उसमें ये देखा गया है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रोक दोनों के चांसेस एयर पोल्यूशन से ज्यादा हो जाते हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। कक्षा 9 तक के स्कूल अगली 10 तारीख तक बंद रहेंगे और इस दौरान स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर है, दिल्ली NCR में पॉल्यूशन जिस स्तर से बढ़ता जा रहा है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये स्थिति है। दिल्ली में स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद रखा गया है। 10 तारीख तक बंद करने का ऐलान किया गया। वहीं अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए हैं। DM की ओर से यह फैसला लिया गया। कक्षा 9 तक अगली 10 तारीख तक यानी कि 10 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगे। बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। अब स्कूलों की ओर से है कि इन आदेशों का पालन हो। तो DM ने यह आदेश दिया है। जिलाधिकारी के आदेश का पालन स्कूलों को करना होगा। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ी ये खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी सिंगर समर सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने समर सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है, जमानत देने का आदेश दिया। आकांक्षा दुबे की मौत मामले में आरोपी समर पर आकांक्षा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस की चार्जशीट में भी आरोपी समर सिंह का नाम है। फिलहाल समर को जमानत मिल गई है हाईकोर्ट से। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे खुदकुशी का ये मसला, जिसमें जो सबूत मिले थे उन सबूतों के आधार पर समर सिंह जो साथ काम किया करता था आकांक्षा दुबे के, उस पर ही आरोप लगे कि उसने ही उकसाया, खुदकुशी के लिए मजबूर किया आकांक्षा को। आकांक्षा की मां और उनके परिवार की ओर से भी समर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि उनकी बेटी पर दबाव बनाकर रखता था समर सिंह, किसी और कंपनी के साथ काम की इजाजत नहीं थी, प्रताड़ित किया करता था। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, किस आधार पर जमानत मिली समर सिंह को?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा भोजपुरी अभिनेत्री थी और वो वाराणसी के होटल में मृत पाई गई थी और इस मामले में उनकी मां की ओर से जो FIR दर्ज कराई गई थी वाराणसी में, उसमें समर सिंह को आरोपी बनाया गया था और इसी मामले में 8 अप्रैल को समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था और यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और इस मामले में जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। 8 अप्रैल को समर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ इलाके के होटल में संदिग्ध हालत में आकांक्षा की मृत पाई गई थी, फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई थी और हत्या का आरोप लगाया गया था। एक अन्य के खिलाफ भी इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। जी धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। फिरोजाबाद के स्टेशन रोड पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम का बुलडोजर गरजा है। नगर निगम प्रशासन ने 7 दुकानों और एक घर को बुलडोज किया। नगर निगम ने अभियान के तहत स्टेशन रोड तिकुनिया के आसपास अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। फिरोजाबाद में चला बुलडोजर और खूब चला। कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की ओर से निगम ने यह एक्शन लिया। तो एक मकान को तोड़ा गया, कई दुकानें भी तोड़ी गई हैं, बुलडोज किया गया। ये सभी अवैध निर्माण थे जिन पर निगम की ओर से एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर आज नगर निगम का बुलडोजर निकला तो एक साथ दर्जनों अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ा। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक यात्री ने फ्लाइट में यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वीडियो बनाया। इस वीडियो में पीयूष गोयल यात्रा के दौरान भी फ्लाइट में सरकारी काम करते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बड़े ही शिद्दत से सभी कामों को यात्रा के दौरान निपटाते दिखे और इसी पर एक यात्री ने वीडियो भी बनाया, जो वीडियो वायरल हो रहा है। यूएई का ही कर रहा हूँ, बाय द वे भारत बाजार जो डिस्कस करके आया था। आज के पीयूष को मैंने देखा वो फ्लाइट में भी सतत कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आए, इसके लिए रात दिन लगे हुए हैं और मुझे भरोसा है पिछले 11 दिन से मैं भी दौरे कर रहा हूँ और हमें भरोसा है कि वापिस से 20 साल के बाद वापिस से एक जो शिवराज सिंह सरकार आई, जिस तरीके से बीमारू राज्य को उन्होंने विकसित राज्य में तब्दील किया है, मैं समझता हूँ जनता वापिस से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देता है।